नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हैं तो आप घर बैठे इसे खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है? यहाँ पे लॉरेंस कर्व की बात की गई है और बोला गया है लॉरेंस कर्व किस लिए प्रयोग में लाया गया या क्या मेजर किया जाता है लॉरेंस कर्व से। ये तो यहाँ पे निरक्षरता की बात की गई है, बेरोजगारी की बात की गई है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात की गई है और आय की असमानता की बात की गई है। तो यहाँ पे जब भी हम लॉरेंस कर्व की बात करते हैं तो लॉरेंस कर्व क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो याद रखिएगा आय की असमानता, इंग्लिश में हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं लॉरेंस कर्व के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है, या फिर डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए क्लास, जब हम लॉरेंस कर्व की बात करते हैं तो यहीं पर एक और टर्म आता है गिनी कोफिशिएंट। परीक्षा में ये भी पूछा गया है और आपके भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट एक कोफिशिएंट है जो कि आपके लॉरेंस कर्व से डिराइव्ड है और ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। आय की असमानता को मेजर करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का यूज करते हैं। गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ना वो 0 to 1 लाई करती है, मतलब आपकी वैल्यू 0 भी हो सकती है गिनी कोफिशिएंट की, या फिर 0.1, 0.2, 0.3 या फिर 1 भी हो सकती है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अब किसमें इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं? आय में ना, आय में समानता और असमानता की बात कर रहे हैं। जब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब किसी भी तरीके की असमानता नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से समानता है, लोगों की जो इनकम है वो सेम है। और जब हम बात करें गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो मतलब आय में पूरी तरीके से असमानता देखी जा सकती है। तो यहाँ पर 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट एवरीवन हैज सेम इनकम, सबकी आय सेम है। और जब कोफिशिएंट 1 है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सिंगल इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जो एक व्यक्ति है वही सारी इनकम गेन कर रहा है। तो आय में पूरी तरीके से असमानता, एक सिंगल इंडिविजुअल के पास ही सारी आय जा रही है। ये चीज क्लियर हो गया? अगर परीक्षा में पूछेगा तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे लेंगे, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये लॉरेंस कर्व ड्रॉ है, ठीक है। यहाँ पे इनकम की बात की गई है फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न्ड है, बस आप ये याद रखिएगा। जो लॉरेंस कर्व है वो क्या मेजर करता है? आपके आय में जो असमानता है उसको बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा जीडीपी एंड इन्वायरमेंटल लॉस। व्हाट इज द शेप ऑफ द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इन्वर्टेड यू है, मतलब उल्टा यू है, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड वी है ऐसे, या फिर इन्वर्टेड एल है इस तरीके से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस और जीडीपी के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया गया है
जिसको कि हम इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व कहते हैं, और ये आपका इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ए आपका सही उत्तर है। ये आप देख लीजिए, इधर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है, और यहाँ पर इनकम है, और ये कर्व आपको कैसे मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, इसीलिए इन्वर्टेड यू इसका आंसर था। ये भी आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, हमने लॉरेंस कर्व डिस्कस किया, और हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया गिनी कोफिशिएंट। ये सब आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है क्लास, यहाँ पर एक दो कर्व मैं आपको और बताऊंगी, जैसे कि परीक्षा में आपका कुजनेट कर्व हो गया, लॉरेंस कर्व हो गया, ऐसे लेफर कर्व पूछते हैं, और फिलिप्स कर्व होता है, ठीक है। फिलिप्स कर्व याद रखिएगा, परीक्षा में अगर कभी पूछे कि फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। किसके किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। इन्फ्लेशन का हिंदी में आपको मतलब पता है ना, मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम बात करें लेफर कर्व की, तो लेफर कर्व जो है वो किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, ये टैक्स रेट और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में। अब इतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जो जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि परीक्षा में ये सब चीजें पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने थोड़ा समय लेके आपको ये चीजें बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। अर्बनाइजेशन कर्व में हम किस स्टेज को एक्सेलरेशन स्टेज कहते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, नगरीकरण की बात करते हैं, तो इसको हम मेनली 3 अवस्था में डिवाइड करते हैं। एक आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है, इनिशियल स्टेज होती है, दूसरी आपकी त्वरित अवस्था होती है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन स्टेज कह रहे हैं, और तीसरी जो होती है वो टर्मिनल स्टेज होती है, ठीक है, जिसको कि हम अंतिम अवस्था कहते हैं। तो एक्सेलरेशन स्टेज आपका कौन सा स्टेज है, आपका सेकेंड स्टेज है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, शहरीकरण प्रक्रिया को इन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक अवस्था, त्वरण अवस्था, अंतिम अवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चरण यानी त्वरण चरण एक ऐसी अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था का बुनियादी पुनर्गठन और सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश होता है, और जो तीसरा चरण है वो आपका अंतिम स्टेज होता है, ये याद रखिएगा। तीसरा चरण यानी अंतिम अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां शहरी आबादी 70% से अधिक है। इस स्तर पर शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या की वृद्धि दर समान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, ये आपके बेवरेज वक्र से रिलेटेड है, कर्व से रिलेटेड है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, इसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार की उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध दर्शाया जाता है। दूसरा है, वस्तुतः दोनों में विलोम संबंध पाया जाता है, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली रिलेशनशिप इन दोनों में पाया जाता है। It shows the linear relationship between the level of unemployment and the availability of job in an economy। ठीक है क्लास, अब आप खुद सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही कम जॉब होगी इकोनॉमी में, ये है ना। जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतनी ही कम रोजगार होगा ना, तो सेम ही तो है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट को घटा दे मतलब जॉब बढ़ जाएगी। तो दोनों ही आपका बिल्कुल सही है, और सी आपका सही उत्तर होगा। क्लास याद रखिएगा ये चीज, बेवरेज वक्र के संबंध में क्या क्या चीजें बोलेगी, इसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार की उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध दर्शाया जाता है। तो अभी तक हमने कितने कर्व्स पढ़े, एक बार रिवाइज कर लीजिए। लॉरेंस कर्व हमने देखा, ठीक है, फिर मैंने आपको कुजनेट इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व बताया, ठीक है, यहाँ पे ई में लिख देती हूँ। फिर हमने फिलिप्स कर्व देखा, और हमने लेफर कर्व देखा, और हमने बेवरेज कर्व देखा। तो इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया, ये इकोनॉमी में आपके पूछे गए प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है सारे। आगे देखते हैं, जीरो नेट एड से क्या तात्पर्य है, बताइए। जीरो नेट एड से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से, जीरो कार्बन प्रेजेंस इन एनवायरमेंट,
दूसरा है आपको अ टाइप ऑफ बजट, एक प्रकार की बजट प्रणाली है ये। लोन टेकन बाय अ कंट्री फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, या फिर आखिरी में है सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। अब देखिए यहाँ पे एड, जब भी हम एड की बात करते हैं क्लास, थोड़ा सा मैं आपको गैस करने का तरीका बता रही हूँ कि एड की बात जब भी हम करते हैं तो हम मदद की बात करते हैं ना, कि हम किसी को एड कर रहे हैं तो मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से रिलेटेड, हेल्प से रिलेटेड होता है ना। तो यहां पर देखिए, अब आप यहां पर देखिए जीरो नेट एड, मतलब किसी भी तरीके की एड की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत नहीं है। तो जब किसी भी तरीके की एड की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं वहां पे स्वनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखेगा उत्तर सही है, किसी देश विदेश की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता, मतलब किसी भी एड की जरूरत नहीं है। तो डी आपका सही उत्तर है। परीक्षा में भी आपको प्रश्न इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है हर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही हो, कभी कभी ना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी परीक्षा में आता है, लेकिन जो 4 ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं आप उसको पढ़ के थोड़ा अपना दिमाग लगा के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थापना दिवस दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1990 में हुई है। तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। अगर ए का सेकंड है तो बी का फर्स्ट है। राष्ट्रीय आवास बैंक आपका कब बना है, 1988 में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बचा ये दोनों, यहां पर देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है, एक्सिम बैंक की बात की गई है यहाँ पे। तो ये आपका इसका गठन कब हुआ है, भारतीय निर्यात आयात बैंक का 1982 में, तो सी का थर्ड हो गया। और भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करेंगे तो 1956। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति में हानि की स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। बोला गया इन्फ्लेशन आया, तो इनमें से किसको नुकसान नहीं होगा। इन्फ्लेशन की बात अगर मैं करूं क्लास, तो एकदम सिंपल शब्दों में आप समझिए कि जो वैल्यू है करेंसी की, वो क्या हो रही है, समय के साथ घट जा रही है। मतलब कल 1 रुपए में मेरे पापा बहुत ढेर सारा सामान खरीद ले रहे थे, जो बास्केट ऑफ गुड्स था उनका, उसमें कई सामान आ जा रहे थे। वो 1 रुपए में शर्ट भी खरीद ले रहे थे, पैंट भी खरीद ले रहे थे, चॉकलेट्स भी खरीद ले रहे थे, ठीक है, अपनी बुक्स पेन सब खरीद ले रहे थे अपने समय में 1 रुपए में। और आज अगर मैं मार्केट में इस 1 रुपए को, सेम कॉइन को लेके चली जाऊं, तो मार्केट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या, समय के साथ इस 1 रुपए की जो वैल्यू थी वो डेप्रिशिएट कर गई, वो घट गई, ठीक है। वो 1 रुपए सेम तो है, लेकिन उससे जो परचेजिंग पावर थी, खरीदने की जो क्षमता थी, वो समय के साथ घट गई। तो यहाँ पे अब इतने बास्केट ऑफ गुड्स मैं नहीं खरीद सकती हूँ। ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब बोला गया है कि इन्फ्लेशन से किसको नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले ऋणी को, जिसने डेट लिया है, ठीक है। फिर दूसरा आपका है परिवर्तनशील आय समूह को, जिनकी की आय बदल रही है, पेंशन भोगी वर्ग को, या फिर उत्पादक को, प्रोड्यूसर को। अब क्लास यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा, अगर हम उत्पादक हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन अगर आएगा तो हमको नुकसान तो होगा ही। कल मुझे मतलब एक कार बनाने में, मैं प्रोड्यूसर हूं, कार को प्रोड्यूस कर रही हूं, 100 ही रुपए में हम एक कार बना लेते थे, ठीक है, उसके जो मटेरियल्स थे 100 रुपए में आ जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, जब इसको मुझे बनाना इसी कार को, तो इसको मैं 1000 रुपीज में बना रही हूं। अब मार्केट में सेम कार को आज मैं 1000 रुपीज में बेचूंगी, तो लोग मुझसे कहेंगे ना कि मैडम 2 साल पहले आप इसी गाड़ी को, सेम मॉडल को 100 रुपए में भेजती थी, और आज आप 1000 रुपए इसका मांग रही हैं, हम आपको क्यों 1000 रुपए दें, हम नहीं देंगे आपको 1000 रुपए। तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा ना। अब मैं कार का मैंने एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, आप एक सिंपल पेन का एग्जाम्पल ले लो, एक बेडशीट का एग्जाम्पल ले लो। लोग कहेंगे आपसे कि कल इसी बेडशीट का मैं आपको 100 रुपए देता था, आज आप कह रही हैं कि आप इसका 1000 रुपए दीजिए, तो आप क्यों कह रही हैं। तो इससे थोड़ा सेल में भी इफेक्ट पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी प्रोड्यूसर की, तो उसको फायदा नहीं होगा इन्फ्लेशन का। पेंशन
पेंशन भोगी वर्ग की अगर हम बात करें, अब आप सोचिए कल जिसको 100 रुपए पेंशन डिसाइड हुआ था कि हर महीने आपको 100 रुपए पेंशन मिलेगी, अगर वो पुराने समय में था तो इस 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। अगर हमारे पिताजी को उस समय या हमारे बाबा जी को 100 रुपए पेंशन मिलता पर मंथ का, तो बहुत खुश रहते, कहते भाई मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा, मतलब मेरी लाइफ चल जाएगी 100 रुपए में। लेकिन अभी हमें और आपको कोई यही 100 रुपए कहे कि आपको भी 100 रुपए पेंशन में मिलेगा, या इन्हीं लोगों को, बाबा और पापा को ही आज 100 रुपए दे दिया जाए, इनके पेंशन में कोई इंक्रीमेंट ना लगा जाए और वही 100 रुपए आज इनको दिया जाए, तो इनको क्या फायदा होगा? इनको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इन पर भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। अब है परिवर्तनशील आय समूह पर। ठीक है, इन पर तो पड़ेगा ही, परिवर्तन ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महंगाई के साथ महंगाई भत्ता बढ़े और उसके अकॉर्डिंग इनको इनकम मिले। यहां पर है ऋणी, जिसने ऋण लिया है। ठीक है, डेटर की बात की गई है, जिसने ऋण लिया। अब सोचो तुम, पास्ट में कोई आदमी था, आपके बाबा जी से, आपके दादाजी से उसने 100 रुपए लिया था। ठीक है, और उसने आपके दादाजी से कहा कि मैं आज आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, मैं आपके पोते या पोती को 200 रुपए दे दूंगा, मतलब मैं इसी को डबल करके उनको दे दूंगा। ठीक है, तो आपके बाबा जी ने कहा अरे वाह, चलो इसी बहाने मेरी पोती को 200 रुपए तो मिलेंगे ना, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आज जब वो आदमी मेरे पास आता है और मुझे 200 रुपए देता है, तो मैं कहती हूँ भाई इस 200 रुपए की वैल्यू क्या है, मैं इसका करूंगी क्या? कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। तो किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता? डेटर को, ऋणी को, जिसने ऋण लिया है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई आपको? आप समझिए, उसने आपके दादा बाबा से 100 रुपए लिए थे और उसने उनसे कहा कि आपसे मैं 100 रुपए ले रहा हूं, मैं आपकी पोती को 200 रुपए करके दूंगा, डबल दूंगा, बस आप मुझे 100 रुपए का ऋण दे दीजिए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लो 100 रुपए भाई, तो मेरी पोती को 200 रुपए करके दे देना। ठीक है, अब जिस समय उन्होंने मेरे दादाजी से 100 रुपए लिए थे, उस समय इस 100 रुपए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन आज जब वो आदमी आके मुझे 200 रुपए दे रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है 200 रुपए की, तो उनको किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ। तो किसको लॉस नहीं होता है? डेटर को, याद रखिएगा, ऋणी को। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है, और इसको प्लीज आप इसको सही करिए, ये गलत दिया गया है, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ए होगा। यहाँ पर देखिए, ये आप इसको हटाइए, ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है वो सही है। अगर इसके बाद भी आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई ना? जिसने आपसे ऋण लिया, उसने आपसे 100 रुपए का ऋण आपके बाबा जी से लिया था, तो उस समय 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। लेकिन आज जब वो आपको आके 200 रुपए दे रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो उससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। योजना दी गई है, उद्देश्य दिए गए हैं, तो मिलाइए। यहाँ पे प्रधानमंत्री वाणी योजना की बात की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री वाणी योजना सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्धता से रिलेटेड है। दूसरा है निर्विक योजना, ये निर्यात से रिलेटेड है। फिर प्रधानमंत्री जीवन योजना, देश में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल क्षमता विकासित करना है। और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना दिया गया है, असंगठित क्षेत्र के विक्रेता को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए क्लास, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है वो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है और सब आपका सही है, तो डी आपका गलत है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? परांतक ने, राजराज प्रथम ने, या फिर विजयालय ने, या फिर करिकाल ने। तो यहाँ पर कौन सा नर केसरी की उपाधि की बात की गई है? तो नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। इसे जले हुए पैरों वाला कहा जाता था। कालांतर में विजयालय ने पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की थी। इसने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, इसने कब नर केसरी की उपाधि धारण की थी? जब इसने तंजौर पर अधिकार किया था। ये भी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। सबसे पहले सॉवरेन दिया है, संप्रभुता दिया है, लोकतांत्रात्मक दिया गया है, डेमोक्रेटिक पंथ निरपेक्ष दिया है और फेडरल संघीय दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं है, संघीय नहीं है। डी आपका गलत है। आपको पता है क्या उसमें है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और फिर इंटेग्रिटी की बात की गई है। ये याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि किस सीक्वेंस में है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक वंश द्वारा कश्मीर पर शासन नहीं किया गया था। तो किसने कश्मीर पर शासन नहीं किया, यहां पर पहला दिया गया है कांकोड़ वंश, ठीक है, फिर सोलंकी वंश, उत्पल वंश या फिर लोहार वंश। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, सोलंकी वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था। कश्मीर के हिंदू राज के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। तो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि राज तरंगिणी से, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, कहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कश्मीर में क्रमशः सबसे पहले आपका कांकोड़ वंश था, ठीक है, उसके बाद उत्पल वंश था और फिर लोहार वंश था। तो ये सीक्वेंस था, ये चीज याद रखिएगा। सोलंकी की अगर हम बात करें तो सोलंकी ने कहां पे शासन किया था, गुजरात साइड में, ठीक है। और सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी बताइए, मूलराज प्रथम ने की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा महमूद गजनवी के भारत में विभिन्न स्थानों पर अभियान के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, तो बताइए। सबसे पहले आपका दिया है सोमनाथ, मथुरा, थानेश्वर, मथुरा थानेश्वर सोमनाथ, थानेश्वर मथुरा सोमनाथ या फिर थानेश्वर सोमनाथ मथुरा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है थानेश्वर मथुरा सोमनाथ, सी आपका सही उत्तर है। एक बार व्याख्या में हम इसको देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने वर्ष 1998 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात तुर्क राज की गद्दी पर बैठा। भारत पर महमूद गजनवी ने वर्ष 1000 से आक्रमण प्रारंभ किया। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए अभियान का जो सही क्रम है वो है थानेश्वर, मथुरा, फिर सोमनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, अल-बुरनी ने या फिर बदायूनी ने। तो यहाँ पर किसने बोला था, बदायूनी ने बोला था। ये चीज डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर सूफी संत दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड टाइटल्स दिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन, और इसमें क्या पूछा गया, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है, जो कि सही है। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता है, जो कि सही है। शेख अहमद सरहिंद को पिरान ए पीर कहा जाता है। और आपको क्या दिया है, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को चिरागे देहलवी कहा जाता है, ये तो सही है। यहाँ पे गलत कौन सा है, सी आपका गलत है। ठीक है, सी आपका गलत है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पिराने पीर की, तो पिराने पीर के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल कादिर जिलानी को। ठीक है, याद रखिएगा। शेख अहमद सरहिंद की बात करें, इन्हें मुजाहिद अली सानी की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर व्याख्या में देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए, अब्दुल कादिर जिलानी को पिराने पीर की उपाधि मिली थी और शेख अहमद सरहिंदी को मुजुद्दीन अली सानी की उपाधि मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में मदते माश एक अनुदान था जो किससे रिलेटेड था, किसानों को दिया जाता था, संतों एवं विद्वानों को प्रदान किया जाता था, मौलवियों को प्रदान किया जाता था या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। तो किसको प्रदान किया जाता था,
मदते माश। तो बताइए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है संतों एवं विद्वानों को प्रदान किया जाता था मदते माश। तो यहाँ पर बी आपका जो है वो सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मुगल काल में मदते माश एक अनुदान था जो संतों एवं विद्वानों को प्रदान किया जाता था। तकावी सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाला कृषि ऋण था, ये भी याद रख लीजिएगा, तकावी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न है। अभिकथन देखते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा है, इसमें पहली बार इतने व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। तो एकदम सही है। वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार इतने व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा कब इसका गठन हुआ था, 1854 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि ए और कथन दोनों, ए तथा आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा क्लास, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैम उत्तर जल्दी दे रही हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर पॉइंट्स में एक जगह, जैसे आज हमने कर्व से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, वक्र से रिलेटेड, ऐसे पॉलिटी के कई टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनके सारे प्रश्न एक जगह ले आए। आप लोगों की सजेशन पे कि मैम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, वो भी हम लोग करते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ नए भी प्रश्न आप देखें और पुराने प्रश्न भी देखें, ताकि आपको आइडिया मिले कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कोई भी दिक्कत ना हो आपको। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है क्लास, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, फिर आने वाले क्लास में हम उसको देखेंगे। आप में से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की, तो वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। हम और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो भी टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसकी नोट्स सेपरेट एक जगह आप लोग जरूर बना के रखिए। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी आपकी वो चीज, क्योंकि वो आपकी नोट्स रहेगी। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि हम कोचिंग्स हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आपकी है, सिलेक्शन आपकी है। ठीक है, खुशी हमको बहुत मिलेगी, आप लोग सेलेक्ट होंगे, लेकिन मेहनत परिश्रम आपको करना है। किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वो आप मुझे बता दीजिए कि मैम इस टॉपिक के प्रश्नों को कवर कर लीजिए, उसको मैं कवर कर लूंगी और प्रश्नों के माध्यम से आपको समझा दूंगी। लेकिन आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जीवन में बहुत संघर्ष कभी कभी हमें करना पड़ता है, मन विचलित होता है, लगता है कि अब नहीं तैयारी हो रही है, लेकिन आप जैसे कई बच्चों के दिमाग में सेम थॉट आ रहे हैं, और जिन्होंने इस थॉट को हावी होने दिया कि अब नहीं मेहनत हो पा रही है, अब नहीं एग्जाम निकल पाएगा, फिर वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहा कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका जरूर होगा सिलेक्शन। और ऊपर वाले ने सबके लिए अच्छा लिखा है, इस पे भरोसा रखिए, सबके साथ जीवन में अच्छा ही होगा। ठीक है, अपने आप से कहिए। चलिए, ज्यादा समय मैं आप लोगों का इन सब चीजों में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचते होंगे मैम क्यों आप बता रही है, प्रवचन दे रही है। तो कभी कभी मन में आता है कुछ विचार, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज दिमाग में बैठे बैठे आया कि कभी भी घबराहट हो, ये लगे कि नहीं हो रहा है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से रेस्ट करो, गाना सुनो, लेकिन अपने आप को फिर तैयार करो। ठीक है, क्योंकि हमारा और आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, तो पढ़ लीजिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति अपनाई गई थी? तो यहाँ पर बोला गया मास्टरली इनएक्टिविटी को अबेंडन करके फॉरवर्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था इन केस ऑफ अफगानिस्तान। तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर है वो है लॉर्ड लिटन द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड लिटन द्वारा कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति अपनाई गई। लिटन की इस नीति ने द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध को जन्म दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस योजना के उपलब्ध में हुआ था? तो पहला दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार, तीसरा या फिर नन ऑफ द अबव। तो दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें, तीसरे दिल्ली दरबार की, तो वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1911 में, ठीक है। और उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। सब याद रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा। वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। यहाँ पे HARDING, लॉर्ड हार्डिंग था। और कौन आने वाला था? जॉर्ज पंचम आने वाले थे, जॉर्ज पंचम। तो इसका आयोजन जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के सम्राट एवं समांगी बनने पर हुआ था, ठीक है। वो लोग इनको सम्राट डिक्लेयर किया गया था और इनको उनकी क्वीन डिक्लेयर किया गया था मैरी को, उसके आदर में ये हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसी योजना के उपलक्ष्य में किया गया था और इस योजना में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था तथा भारत की राजधानी का स्थानांतरण किया गया था कोलकाता से दिल्ली। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपकी हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि 1905 वाला जो बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था ना। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इस बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में, जब दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। और इसी समय कैपिटल को कोलकाता से कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी महारानी आई थी मैरी, याद रखिएगा। इनको सम्राट डिक्लेयर किया गया था, उसकी खुशी में बना था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे शक संवत की बात की गई है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख की बात की गई है, फिर उसके बाद विक्रम संवत की बात की गई है, सांची स्तूप के निर्माण की बात की गई है। तो देखिए क्लास, सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची स्तूप तो अशोक के समय में हो गया, तो 3री शताब्दी हो गया। विक्रम संवत बाद में आया है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख उसके बाद में 150 और शक संवत 78, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अरेंज करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूप हुआ होगा। और अगर आपने इतना भी दिमाग लगा लिया तो आप सीधे उत्तर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन हुआ है, फिर ये आपका 3री शताब्दी में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें, विक्रम संवत आया, ठीक है, 57 ईस्वी हो गया। फिर उसके बाद शक संवत स्टार्ट हुआ, 78 ईस्वी हो गया। और लास्ट में आपका क्या है? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चाको का मैदान प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, कहां पे? बताइए। यूएसए में, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में या फिर वेनेजुला में? तो चाको का मैदान जो कि प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दसराज युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो दसराज युद्ध का उल्लेख कहाँ मिला है? बताइए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 7वें मंडल में, 3रे मंडल में ऋग्वेद के, या फिर ऋग्वेद के 4थे मंडल में? तो दसराज के युद्ध की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ 10 किंग, तो ये आपको मिलता है ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, 7th मंडल में। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद काल की प्रमुख घटना दसराज युद्ध है। इसमें भरत जन के राजा सुदाश ने 10 राजाओं के संघ को पारुष्णी, पूछा जाता ना, पारुष्णी नदी के तट पर हराया था। और अभी रिसेंट में अगर हम पारुष्णी नदी की बात करें तो हम इसे किस नदी के नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है जल प्रपात और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है योसेमाइट, ठीक है, फिर टोगेला, फिर एंजल, फिर गवार्नी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। योसेमाइट की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? ये कैलिफोर्निया में है। तो ए का थर्ड तो एक ही जगह दिया है, तो बी सही होगा, लेकिन हम और देख लेते हैं। टुगेला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, तो बी का सेकेंड हो गया। फिर एंजल की अगर हम बात करेंगे, एंजल जो है वो वेनेजुला में है, ये तो आपको पता ही है, एंजल फॉल। फिर
गवानी की हम बात करेंगे तो ये फ्रांस में है, तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डोलड्रम के संदर्भ में असत्य कथन चुने। डोलड्रम की बात की गई है, यह धरातलीय क्षैतिज पवनों का जन्म होता है और यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट आपकी चलती है और यहाँ पर सरफेस हॉरिजॉन्टल विंड ओरिजिनेट करती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा आपका असत्य है। देखिए डोलड्रम मतलब ना जहां पे मतलब किसी भी तरीके की पवनें नहीं चल रही। अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा में अगर हम देखेंगे 0 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री साउथ के बीच में जो आपका जो वायुदाब पेटी होती है, जो प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है, इसी को हम डोलड्रम रेंज कहते हैं। यहाँ पर बहुत कम प्रेशर होता है, मतलब एक तरीके से सब चीज स्थिर रहती है, मूवमेंट ही नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत है, तो खाली एक गलत है, यहाँ पर आपकी विंड्स नहीं होती। दिक्कत की बात ये है, ये देख लीजिए यहाँ पर आपका ये 0 डिग्री नॉर्थ से इधर दिया है, तो ये मतलब ये इक्वेटर के इधर वाला रीजन आपका डोलड्रम है। इधर आपकी ट्रेड विंड चलती है, कल हमने आपको बताया था वेस्टर्ली ईस्टर्ली के बारे में ना, इधर ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड क्यों कहते हैं हम उसको, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अच्छी है ना। जब हम एक कंट्री से दूसरी जगह सामान लाद के शिप पे जा रहे रहते हैं तो पवने जिस डायरेक्शन में चलती है शिप का मूवमेंट भी आसान हो जाता है। लेकिन जहां पर पवने है ही नहीं, एकदम प्रेशर बहुत वो है, निम्न वायुदाब पेटी है जो, तो फिर वहां पर कैसे होगा, वहां पे काम ही नहीं चलेगा। तो देखिए भूमध्य रेखा से 0 डिग्री नॉर्थ तथा 0 डिग्री साउथ के बीच विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेशर बहुत कम रहता है, तापमान उच्च रहता है। तापमान अधिक होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। यहाँ धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं, एकदम शांत पेटी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकेकस राज्य में शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा एक काकेकस राज्य में शामिल नहीं है। जॉर्जिया दिया है, आर्मेनिया दिया है, फिर उसके बाद अजरबैजान दिया है और तुर्की दिया है। तो यहाँ पर आपका काकेकस में कौन सा नहीं शामिल है, टर्की नहीं शामिल है, तुर्की। ठीक है, डी नहीं शामिल है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से हम काकेकस राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रयोजन सिद्धांत से संबंधित है, माइग्रेशन थियोरी से संबंधित है। तो बताइए, नोटेस्टीन का, थॉमसन का, ली का या फिर गुलार्ड का। तो माइग्रेशन थियोरी जो है वो ली द्वारा दी गई है। ली ने प्रवास को निवास की स्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है, या स्वेच्छा या अनिच्छा से अथवा बाह्य एवं आंतरिक रूप का हो सकता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, माइग्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सी। ठीक है, ली द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहां पर। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी इज लोकेटेड वेयर। आगरा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर या फिर गाजियाबाद। तो याद रखिएगा, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी की स्थापना 1949 में कहां पर हुई थी, आगरा में हुई थी। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को पर्यावरण संरक्षण के झूठे वादे के रूप में इंगित किया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, हरित मरीचिका से, ग्रीन हंट से, ग्रीन वॉश से या फिर ग्रीन शैडो से। तो ये आपका ग्रीन वॉश से रिलेटेड है। जब ये प्रश्न परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा गया था तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो गए थे। एक ऑप्शन उसमें ग्रीन वॉश वाले में दिया था एफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना, तो बहुत से बच्चे जंगल को काटने वाला ऑप्शन लगा के आए थे। लेकिन ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है, एक झूठा प्रॉमिस करना इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखते हैं, Rio+5 आपका कहां पर हुआ था बताइए। रियो दी जेनेरियो में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, पेरिस में हुआ था या फिर वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। तो Rio+5 जो है वो आपका हुआ था न्यूयॉर्क में। बी आपका सही उत्तर है। अगर हम बात करें रियो समिट की, जो कि 1992 में हुआ था, जिसको कि हम अर्थ समिट कहते हैं, वो कहां पर हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और रियो समिट +5 जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर
रियो +5 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो रियो समिट हुआ था वो 1992 में अर्थ समिट जिसको कि हम कहते हैं हुआ था, ठीक है। और इसमें +5 करेंगे तो रियो +5 मतलब 5 साल बाद 1997 में जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था अपनाती है? तो बताइए, जौनसारी, बुक्सा, राजी या फिर कोरबा। अब जनजातियों से रिलेटेड हमने पहले के टेस्ट में भी क्वेश्चंस देखे हैं कि कहाँ पे आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसको जरूर अपने दिमाग में बना के रखिएगा क्लास, क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पॉलीगैमी का प्रैक्टिस कौन करता है? जौनसारी, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे बहुपति प्रथा व्यापक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अभिकथन और कारण पर है। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। दूसरा है, यह नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है क्योंकि यह नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर मिंसा बढ़ती जाती है। रिया तट के अन्य उदाहरण है उत्तरी पश्चिमी स्पेन तथा दक्षिण पश्चिमी आयरलैंड का तट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इधर रेशम दिया है और प्रमुख उत्पादक राज्य दिया है। तो शहतूत रेशम कहाँ मिलता है? प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? शहतूत। तो ये आपको मिलता है मलबेरी सिल्क जो है वो आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो ए का सेकंड दो जगह दिया गया है, ठीक है। ए का सेकंड है तो डी का 1 है। तो यहाँ पे मूंगा सिल्क जो है वो असम में मिलता है, इतना कंफर्म हो गया। अब आपके पास बचा है ट्रॉपिकल टसर सिल्क, जिसको हम टसर सिल्क कहते हैं, ये झारखंड में मिलता है, बी का थर्ड, ठीक है। और फिर ओक टसर सिल्क की हम बात करेंगे तो ये मिलता है मणिपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। और फिर दिया है शिवालिक भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है, ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अच्छा क्लास, मुझे बताइए जो शिवालिक है वो किसकी, वो क्या आपकी पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणियां है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको पता है ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद जास्कर हम लोग ये पढ़ते हैं ना पूरा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सबसे साउथ में आएंगे तो आपको शिवालिक रेंज मिलेगी, ये हिमालय की रेंज ना कि वेस्टर्न घाट की। तो पहला तो आपका गलत है। इसका निर्माण जो है वो सेनोजोइक युग में हुआ था, ये सही है। शिवालिक भारत में सबसे नवीन वो है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? असत्य बताना था तो केवल ए, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं। यहाँ पर भी कथन कारण पे बेस्ड है। कथन क्या है देखिए, ये रहा कथन आपका, इधर ध्यान से देखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य में है और कारण है इसके दक्षिणी भाग पर नर्मदा तथा उत्तरी भाग में तापी नदी बहती है। तो क्लास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है, यहाँ पे मुझे मैप का यूज करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मैं मैप नहीं लेके आई, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सतपुड़ा रेंज की अगर हम बात करें, जिधर सतपुड़ा रेंज है इधर आपको नर्मदा दिखेगी और इधर तापी नदी दिखेगी, उसके मध्य में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिण में यहाँ नर्मदा नहीं है, उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में तापी नदी है, ठीक है। इन दोनों नदी के बीच में है और दक्षिण में वो है। तो ए आपका सही है, लेकिन जो सी है आपका वो गलत है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अगर ये आपका सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है अगर मैं कह रही हूँ, तो इधर आपको नर्मदा नदी मिलेगी नॉर्थ में और इधर आपको तापी नदी मिलेगी, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। धातुओं में सोने की सक्रियता सर्वाधिक होती है, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला गया है? तो देखिए क्लास, जो सोना है वो आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और इसी के कारण सोने की जो सक्रियता जो होती है वो सबसे कम होती है, सर्वाधिक नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा,
धातुओं में सोने की सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके द्वारा यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तो सही है, लेकिन पहला आपका गलत है, और पूछा गया है कौन सा सही है, तो केवल बी आपका सही है। ठीक है, सोना अब किसमें घोला जा सकता है, ये याद रखिएगा, अम्ल राज में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, बताइए। स्वर्ण धूल, चारकोल, मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर फ्लोरेसेंट पाउडर। ये तो आप लोग जो लोग भी वो डिटेक्टिव वाली मूवी देखते होंगे उनको तो आसानी से पता होगा कि फिंगरप्रिंट को, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए किसका यूज होता है, फ्लोरेसेंट पाउडर का। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। तो क्लास आज में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। फिर एक बार कहूंगी, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो तो मुझे बताइए। अब आगे के टेस्ट में मैंने एक चीज और सोचा है कि मैं करंट के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, मतलब डिस्कस नहीं करूंगी, आपको करंट के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगी लास्ट में, ताकि करंट के भी 5-5 क्वेश्चन आप रोज रिवाइज करें। और हम लोग बहुत पुराना करंट अफेयर के क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड करेंगे, हम लोग 6 मंथ को टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका 6 मंथ वाला पहले कवर हो। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताइएगा। ठीक है, और कोई भी परेशानी होती हो क्लास में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग और इंक्लूड करेंगे, उसके साथ हम लोग मैथ भी इंक्लूड करेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर टेस्ट में आप देखेंगे रिपीट होते हैं, या 1-2 टेस्ट बाद रिपीट होंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है तो बिना झिझक के मुझे सजेशन दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी मत परेशान होइए, कोई आपका कमेंट नहीं पढ़ेगा। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। अगर आपके कमेंट से आपकी भलाई हो सकती है तो उसका आप जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे पहले आप टेस्ट देखते थे वैसे अभी भी देखिए। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपको लगता है कि मैम आपको ये चीज प्लीज इंक्लूड कर दीजिए, हम पढ़ाई करते हैं तो हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार हम फैकल्टी भी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, आप लोग हमको बताते हैं तो चीजें हमको समझ में आती है। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो आपको लगता है कि और कवर करना चाहिए टेस्ट के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, धन्यवाद क्लास। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।